हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं डियर कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराने वाला हूं डियर आपको ट्रस्ट के ऊपर, राइट। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज द ट्रसेस, राइट, जो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है डियर। एक टॉपिक और बचा हुआ है दैट इज द जीरो फोर्स मेंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डियर। आपके डिफरेंट जेई एग्जाम की बात करूं, आपके डिफरेंट ए एग्जाम की बात करूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं जहां पे ट्रस्ट यदि सिलेबस का पार्ट है तो जीरो फोर्स मेंबर के ऊपर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होते हैं। तो हम लोग जीरो फोर्स मेंबर के कांसेप्ट को भी राइट गजब का पढ़ेंगे डियर, जस्ट वेट कीजिएगा। तो फिलहाल अभी तक मैं जितने भी कांसेप्ट आपको प्रोवाइड किया हूं उन कांसेप्ट के ऊपर है ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा, राइट। मैं बहुत ही है ना कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का सीरीज लेके आया हूं डियर, राइट। और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा आपके डिफरेंट जेई एग्जाम्स है, आपके डिफरेंट ए एग्जाम्स है, राइट। तो आप देख पाएंगे कि मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, राइट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, ओके, वो क्वेश्चंस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। मैं पूरे कंसेप्ट की डिस्कस करता हूं जैसे कि आपको पता है, तो हर एक कंसेप्ट को हर एक पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा, राइट। तो मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चंस का सीरीज लेके आ रहा हूं डियर। ये रहा स्क्रीन में आपका पहला क्वेश्चन, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ये तमिलनाडु पीएससी एग्जाम 2016 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप भी मेरे साथ है ना अटेम्प्ट करिएगा डियर, राइट। तो यदि आप पूरे लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो किए होंगे तो हर एक क्वेश्चन को आप कनेक्ट कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? ओके। तो मैं यहाँ पे और भी है ना जब मैं क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा तो आपको उन बातों को भी मैं है ना आपसे डिस्कस करूंगा जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आप एग्जाम देने जाएंगे कभी भी, राइट। आपके डिफरेंट जेई, आपके डिफरेंट ए एग्जाम, राइट। जो सिली मिस्टेक करते हैं डियर उन बातों को मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा जब मैं क्वेश्चंस का एनालिसिस करा रहा हूंगा। तो इज दैट क्लियर? तो रीड करते हैं भैया इस क्वेश्चंस को। विच मेथड इज नॉट देयर टू एनालाइजिंग द ट्रसेस? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ऑप्शन ए ग्राफिकल मेथड, ऑप्शन बी एनालिटिकल मेथड, ऑप्शन सी मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड ऑप्शन डी मेथड ऑफ सेक्शन, राइट। तो आपको पता है भैया है ना जब मैं ट्रस्ट के एनालिसिस कराने के लिए डिफरेंट मेथड्स की बात किया, राइट, तो कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं, राइट, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हूं। ओके, तो यहां पे आप देख पाएंगे भैया मेथड ऑफ सेक्शन, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू एनालाइज द ट्रस्ट, राइट। लेकिन हमको ऐसे मेथड को यहां पे सेलेक्ट करना है, राइट, जिसका यूज हम ट्रस्ट के एनालिसिस करने में नहीं करते। समझ रहे हैं क्या? विच मेथड इज नॉट देयर टू एनालाइजिंग द ट्रसेस? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो जैसे मैं ऑप्शन डी की बात करूं जिसमें मेथड ऑफ सेक्शन की बात हुई, तो इसको तो हम यूज करते हैं भैया, इसको हम यूज करते हैं। क्लियर बात? ओके सर, मेथड ऑफ जॉइंट्स, अरे भाई इसके बारे में भी तो हमने डिस्कस किया ना, दिस इज वन ऑफ द मेथड टू एनालाइज द ट्रस्ट। ओके ना, ग्राफिकल मेथड्स, यस बिल्कुल मैं बताया हुआ था आपको, लेकिन ग्राफिकल मेथड में आपको नहीं पढ़ाऊंगा बोला हुआ था क्योंकि हमारे लिए इतना काम की चीज नहीं है, राइट। क्योंकि ग्राफिकल मेथड की बात होगी भैया तो ग्राफ ड्रॉ करने की बात होगी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो वहां पे आप ग्राफ ड्रॉ थोड़ी ना करते बैठे रहेंगे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट मेथड एंड सेक्शन मेथड, जो कि मैं डिस्कस किया हूं ऑलरेडी। ओके, तो जस्ट आपको यहाँ पे बताना है भैया कि कौन सा मेथड है जिसका यूज हम ट्रस्ट एनालिसिस करने जाएंगे तो नहीं करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, बिल्कुल। तो एक ही ऑप्शन तो बच रहा है सर ऑप्शन बी को हम यूज नहीं करेंगे क्या? मतलब एनालिटिकल मेथड। यस डियर, यस, ये ऐसा कोई एनालिटिकल मेथड की बात नहीं करते हम लोग, ट्रस्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने जाते हैं। तो इज दैट क्लियर सर? तो क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्या? यस डियर, एज पर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है ये आंध्र प्रदेश पीएससी ए एग्जाम 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। रीड करते हैं भैया। अ मेंबर इन अ ट्रस्ट कैन टेक एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ऑप्शन ए क्लियर, ऑप्शन बी ओनली एक्सियल फोर्स, ऑप्शन सी ओनली बेंडिंग मोमेंट,
ऑप्शन डी बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो आपको पता है भैया, जब मैं बेसिक असम्पशंस फॉर प्लेन ट्रस की बात किया हुआ था, राइट, तो ट्रस के एनालिसिस को है ना स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक असम्पशंस की बात करनी होगी, ऐसा मैं बोला हुआ था। तो बेसिक असम्पशंस में नंबर ऑफ बेसिक असम्पशंस की बात किया हुआ था, और मैं आपको ये बात बोल के रखा हुआ था कि बेसिक असम्पशंस को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं बेसिक असम्पशंस के बेसिस पे हम ट्रस्ट के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, राइट। और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है बेसिक असम्पशन के ऊपर क्वेश्चंस, राइट। तो ये वही क्वेश्चंस है। तो आप याद कीजिए भैया कि ट्रस्ट का जो मेंबर होता है उसको हम लोग क्या बोले थे कि द मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट मेंबर, ऐसे बोले थे। और साथ ही साथ है ना, द मेंबर्स शुड हैव ओनली एंड ओनली एक्सियल फोर्स। समझ रहे हैं क्या बात को, कि ट्रस का मेंबर है भैया वो है ना एक्सियल फोर्स ही कैरी करेगा, उसके अलावा किसी भी तरह का फोर्स कैरी नहीं करेगा। ये हमारा असम्पशंस का पार्ट होता है, बेसिक असम्पशंस का पार्ट होता है। समझ रहे हैं क्या बात को। तो यही बात हुआ है भैया कि जो ट्रस का मेंबर है, अ मेंबर इन अ ट्रस्ट में जो मेंबर होगा वो कौन सा फोर्स कैरी करेगा, कौन सा फोर्स है ना, कैन टेक। तो बताइए आप मेरे को, है ना, क्या होगा बताइए, ओनली एंड ओनली एक्सियल फोर्स, ओनली एंड ओनली एक्सियल फोर्स। तो भैया ऑप्शन डी की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट, नो, कहां से बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे भाई, शियर फोर्स, नो, ऐसा तो बात करेंगे नहीं। ये तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, जब डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं। तो हम तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भैया, रिजिड बॉडी का एनालिसिस करते थे, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स की तो बात होती ही नहीं। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल। ओनली बेंडिंग मोमेंट, नो, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए की बात करें क्या सर, ऑप्शन में एक्सियल फोर्स तो दिया है, लेकिन एक्सियल फोर्स के साथ बेंडिंग मोमेंट की भी बात हुई, नो, ऑप्शन ए विल आल्सो बी नॉट करेक्ट। तो एक ही ऑप्शन तो बच गया भैया, ऑप्शन बी, दैट इज ओनली एंड ओनली एक्सियल फोर्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द आंसर बी। ओके, ऑप्शन बी। ओके, फाइन ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, द फोर्स विच इज नॉट कंसिडर्ड इन द एनालिसिस ऑफ द ट्रस इज, आ रही बात समझ में। आपके पास ऑप्शन है एक्सटर्नल अप्लाइड लोड्स, ए, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन जॉइंट्स, बिल्कुल, ऑप्शन सी वर्टिकल फोर्सेस ऑन जॉइंट्स, वर्टिकल फोर्सेस ऑन जॉइंट, एक्चुअली यहां पे ऑन आएगा, है ना, ऑप्शन डी सपोर्ट रिएक्शंस, एंड ऑप्शन ई वेट ऑफ द मेंबर्स। तो पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम 2014 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है डियर। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है भैया कि ट्रस के एनालिसिस में, है ना, इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा है ना ऑप्शन जिसमें फोर्स की बात होगी जिसको हम कंसीडर नहीं करते ट्रस के एनालिसिस में। समझ रहे हैं। तो बताइए भैया, लोड की जब हम बात करते हैं, फोर्स की जब हम बात करते हैं, जब हम ट्रस स्ट्रक्चर में अप्लाई करेंगे तो कहां पे अप्लाई होता है, जॉइंट पे अप्लाई होता है, एंड दैट लोड और यू कैन से दैट फोर्स, ओके, may be horizontal, may be vertical and may be what inclined। इस तरह से बात करते कि नहीं, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे भाई, उसका एनालिसिस करेंगे। तो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड्स मतलब उसका तो एनालिसिस करते हैं भैया, है ना, मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड लोड की बात तो करते ही है, राइट, कंसीडर करते ही है। लेकिन हमको ऑप्शन में बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, जो हम कंसीडर नहीं करते वो बताइए भैया। तो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड्स कंसीडर किया जाता है, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड कंसीडर किया जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज ऑन जॉइंट्स बोल रहा है, यस, बिल्कुल कंसीडर किया जाता है। वर्टिकल फोर्सेज जॉइंट, यस, इसको भी कंसीडर किया जाता है। सपोर्ट रिएक्शन, अरे भाई इसको भी अपन कंसीडर करते हैं, राइट। तो वेट ऑफ द मेंबर्स बताइए, तो इसके बारे में क्या ख्याल है। तो भैया ये भी तो बेसिक असम्पशंस का पार्ट है ना डियर। हमने बेसिक असम्पशंस में ये भी तो बात किया हुआ था, साफ शब्दों में ये बात बोल के रखा हुआ था कि जब भी आप ट्रस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको मेंबर्स के वेट को
कंसिडर नहीं करना है, मतलब द मेंबर्स शुड बी वेटलेस। ऐसा एजम्पशंस हमने लिए हुए थे, बेसिक एजम्पशन जो बात किए हुए थे, राइट। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा तो होता नहीं है भैया, राइट, बिकॉज द मेंबर्स इन ट्रस्ट स्ट्रक्चर एक्चुअली द मेटालिक मेंबर्स। तो मेटालिक मेंबर्स मतलब मेटल, और मेटल मतलब कुछ ना कुछ तो वेट की बात होगी डियर, कुछ ना कुछ तो वेट की बात होगी। बट वो कैसा है, एक्चुअल प्रैक्टिस में है, राइट, एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली बात कर रहे हो आप। लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली एनालिसिस करते हैं ट्रस्ट स्ट्रक्चर का, तो इसीलिए हम लोग कुछ बेसिक अजम्पशंस की बात करते हैं, बेसिक अजम्पशंस की, राइट, जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं बियर ट्रस्ट का, राइट। तो वेट ऑफ द मेंबर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। सो दिस इज दैट फोर्स विच इज नॉट कंसीडर्ड इन द एनालिसिस ऑफ द ट्रस्ट। यस। तो ऑप्शन ई, सर क्या ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा क्या? यस डियर, यस, एज पर द गिवन ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, राइट। ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एज पर द गिवन क्वेश्चन, तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, the force system acting at each pin, okay, option A is concurrent but not coplanar, option B is coplanar and concurrent, option C is coplanar and non-concurrent, and option D does not satisfy rotational equilibrium। क्लियर बात? ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो ये उत्तराखंड पीएससी एग्जाम 2012 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है, राइट। यहां पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये कनकरेंट का स्पेलिंग मिस्टेक है डियर, है ना? क्या होगा बताइए? कॉनकरेंट। क्लियर है? वैसे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हम लोग करेंट वगैरह थोड़ा बात करते हैं जी, ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, वेरी केयरफुली। इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट द फोर्स सिस्टम एक्टिंग एट ईच पिन, तो आप बताइए मेरे को, ट्रस्ट स्ट्रक्चर में हम एनालिसिस करते हैं क्या? प्लेन ट्रस्ट का। किसका? प्लेन ट्रस्ट का। और प्लेन ट्रस्ट का पार्ट क्या क्या होता है? ज्वाइंट होता है, और क्या होता है? मेंबर होता है। क्लियर बात? तो प्लेन ट्रस्ट बोल रहा हूं तो जो उसके जो भी पार्ट होंगे वो भी एक प्लेन की तरह कंसीडर किया जाएगा, मेंबर को भी, ज्वाइंट को भी, राइट। तो जब मैं ट्रस्ट के एनालिसिस का मीनिंग बताया आपको, क्लियर है, तो कैसे बताया था बताइए? तो हम एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, इंटरनल एनालिसिस करेंगे, राइट। तो एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन ट्रस्ट जो रहेगा गिवन है, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम के, मतलब जो भी सपोर्ट्स प्रोवाइड हुआ रहेगा उन सपोर्ट्स को हम क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे उस प्लेन ट्रस्ट से, राइट। तो देखेंगे कि उसमें जो लोड अप्लाई हुआ रहेगा वो पिक्चर में आएगा, राइट। और एक्सटर्नल जो हम सपोर्ट प्रोवाइड किए रहेंगे उसके कारण रिएक्शन पिक्चर में आएगा। तो आप देख पाएंगे कि वो जो प्लेन ट्रस्ट है वो ऑलवेज सब्जेक्टेड होगा कैसे? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। लेकिन जब इंटरनल एनालिसिस करने जाऊंगा तो अगेन मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा, मतलब मेंबर्स एंड ज्वाइंट जो कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्लेन ट्रस्ट स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको आपस में सेपरेट करूंगा, मेंबर्स में फोर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। तो एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ज्वाइंट में फोर्स आएगा, एंड दैट ज्वाइंट दैट इज नथिंग बट व्हाट? पिन ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट। क्लियर? तो भैया ज्वाइंट मतलब एक पॉइंट, ज्वाइंट मतलब एक पॉइंट, तो फोर्सेस उसमें आएंगे तो वो कैसा होगा? एक सिंगल पॉइंट में आएगा, मतलब कंकरेंट। और ज्वाइंट इज ऑल्सो द प्लेन, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ऐसा कंसिडर कर सकता हूं। अरे ज्वाइंट को जी, क्योंकि ज्वाइंट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? प्लेन ट्रस्ट ना, समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। तो प्लेन कंसिडर करूंगा तो फोर्सेस मतलब कंकरेंट हुआ ज्वाइंट में, पिन में फोर्सेस कंकरेंट हुआ, और प्लेन की बात होगी मतलब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो भैया यहां पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन डी की बात करूं तो ये तो देखिए, तो क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम जैसा कुछ भी बात हो रही है भैया, ये तो मैं ध्यान दूंगा ही नहीं इसको। क्लियर है क्या बात? ओके ना। ऑप्शन सी की बात करें, इज कोप्लेनर एंड नॉन कंकरेंट, इज कोप्लेनर एंड नॉन कंकरेंट, मतलब पिन में जो फोर्स सिस्टम एक्ट करेगा वो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट होगा क्या?
तो कोप्लेनर तो होगा, दैट्स फाइन, दैट इज ओके, लेकिन नॉन कंकरेंट की बात करेंगे क्या? अलग अलग पॉइंट की बात थोड़ी ना बात होगी जी। फोर्सेस के लिए एक ही पॉइंट में होगा ना, जब ज्वाइंट में बात करोगे, पिन में बात करोगे तो नॉन कंकरेंट थोड़ी ना बात करोगे, कंकरेंट बात करोगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नाउ ऑप्शन ए के बारे में बात करें, इज कंकरेंट, बिल्कुल, बट नॉट कोप्लेनर। अरे यार, प्लेन ट्रस का एनालिसिस कर रहे हैं भाई, तो प्लेन का बात करेंगे ना, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट कि भैया ट्रस के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने जाएंगे, राइट, तो पिन ज्वाइंट की बात करोगे, राइट, इच पिन की बात करोगे, तो उसमें जो फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रहेगा वो ऑलवेज कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स सिस्टम। बताइए ये सब बात हमने किए कि नहीं? अरे किए कि नहीं? कनेक्ट कर पा रहे क्या? बताइए, मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, राइट, कोई भी ऐसा डिफरेंट कंसेप्ट की बात नहीं है जो मैं आपसे डिस्कस नहीं किया होगा, हर एक कंसेप्ट को डिस्कस किया, बिल्कुल सही बात। आइए फिर आगे बढ़ते हैं भैया, ये रहा स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5, इन द जॉइंट मेथड ऑफ प्लेन ट्रस एनालिसिस value of force in member of truss can be found on which joint has option A only 4 unknown force members, option B only 3 unknown force members, option C not more than 2 unknown force members, and option D any number of unknown force members। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस की बात करें तो ये ना कौन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ए एग्जाम 2016 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? मैं बहुत ही सर्च करते रहता हूं डियर आपके लिए, देखो कहां से किस टाइप के एग्जाम का मैं क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, राइट। गजब का क्वेश्चन का सीरीज रहता है, पूरे कंसेप्ट का हम बात करते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, राइट। तो ठीक है, इस क्वेश्चंस को यदि आप केयरफुली पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ रहा होगा। जब मैं ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को डिस्कस किया तो छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करके डिस्कस किया था, छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक करके डिस्कस किया था, समझ रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द स्टेप, वन ऑफ द पॉइंट दैट विल बी व्हाट, बताइए तो क्या था, बताइए क्या था, कि भैया ज्वाइंट मेथड में हम लोग उस ज्वाइंट को पहले सेलेक्ट करेंगे, ऐसा बात हुआ था, राइट। सेलेक्ट दैट ज्वाइंट having not more than 2 unknown forces, या फिर मैं बोलूं having maximum 2 unknown forces। ऐसी बात हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसे ज्वाइंट का एनालिसिस हम करेंगे, ऐसे ज्वाइंट का हम एनालिसिस करेंगे जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स की बात होगी, है ना, मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स की बात होगी। तो 2 अननोन फोर्स से कम बात हो सकती है, लेकिन 2 अननोन फोर्स से ज्यादा अननोन फोर्स की बात नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ज्वाइंट जो होगा, जो पिन ज्वाइंट होगा, वो किस तरह के फोर्स सिस्टम से सब्जेक्टेड होगा? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से सब्जेक्टेड होगा। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से सब्जेक्टेड होगा, राइट। और कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से सब्जेक्टेड है, अननोन को फाइंड आउट करने की बात होगी, अननोन फोर्स को फाइंड आउट करने की बात होगी, तो हमारे पास अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो भैया जितना अवेलेबल है ना, उतना ही नंबर ऑफ अननोन्स तो फाइंड आउट कर सकते हो आप, मैक्सिमम, उससे ज्यादा थोड़ी ना फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए हम ऐसे ज्वाइंट का सबसे पहला एनालिसिस करते हैं भैया, जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स की बात होगी। इज दैट क्लियर? तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट ज्वाइंट मेथड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट। कि भैया ज्वाइंट मेथड की जब हम बात करेंगे प्लेन ट्रस एनालिसिस में, तो वैल्यू ऑफ फोर्सेस इन मेंबर ऑफ ट्रस कैन फाउंड ऑन विच ऑन व्हेन ज्वाइंट हैज, राइट। कि भैया मेंबर्स में हम फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, कब? व्हेन ज्वाइंट हैज, ज्वाइंट के पास ये ऑप्शन है, ओनली 4 अननोन फोर्स मेंबर्स। तो भैया 4 अननोन फोर्स मेंबर की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो क्या है? 2 है। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एक्ट करता है भैया ज्वाइंट में, तो समझ रहे हैं। तो 2 अननोन्स की बात करेंगे, ओनली 2 अननोन्स, ओनली 2 unknown
फोर्सेस, राइट, ओनली 2 अननोन फोर्सेस अपन क्या कर पाएंगे भैया, फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है क्या बात, समझ रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा अननोन फोर्स की बात नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ओनली 4 अननोन फोर्सेस मेंबर, ऐसा तो बात नहीं करेंगे भैया। क्लियर है? बी की बात करें तो ओनली 3 अननोन फोर्स मेंबर, नो, मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स हो, मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स हो, तभी हम बात कर पाएंगे, तभी हम उस ज्वाइंट का, उस पिन ज्वाइंट का एनालिसिस कर पाएंगे भैया, उसमें फोर्स एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी, एनी नंबर ऑफ अननोन फोर्स मेंबर। भैया एनी नंबर का मतलब क्या होता है? एनी नंबर का मतलब क्या होता है? तो यहां पर तो फिर है ना कंट्रोवर्शियल वाली बात हो जाएगी ना भाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैं क्या बोला, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए अननोन फोर्स, किसमें? उस ज्वाइंट में। क्लियर बात? बिल्कुल। लेकिन 2 से तो कम हो सकता है, तो एनी नंबर तो डिफाइंड नहीं है ना भाई, 2 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ी ना आंसर कर पाऊंगा, अरे इसको आंसर ही नहीं कर पाऊंगा ना, तो अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाएंगे। देखेंगे ऑप्शन सी की बात करें तो, नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्स मेंबर। यस यस यस, दिस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, यस। इज दैट क्लियर? ओके सर, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is the wrong assumptions? क्लियर बात? तो वही बेसिक assumption से रिलेटेड बात होगी इस क्वेश्चन में, राइट। पहले तो इस क्वेश्चन को मैं बात करता हूं कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तमिलनाडु पीएससी एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, राइट। ऑलरेडी फ्रेम्ड क्वेश्चन है ये, ओके, ऑलरेडी इसको फ्रेम किया जा चुका है। Which one of the following is the wrong assumptions? मतलब आपको भैया यहाँ पे नंबर ऑफ assumptions दिया हुआ है, तो इसमें से wrong assumptions को आपको क्या करना है, बताना है भैया, आंसरिंग करना है, राइट। तो assumptions आपको पता है, क्लियर। तो आइए बेसिक assumption में देखो, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। देखिए तो ऑप्शन ए की यदि मैं बात करूं, मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप एलिमिनेट करने का ट्राई करें, पहले डायरेक्ट आंसर देने का ट्राई ना करें, एलिमिनेट करने का ट्राई करें। तो जो करेक्ट आंसर है ना होना चाहिए, वो ऑलरेडी फिर है ना, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि यस यही ऑप्शन तो बच रहा है, तो इट विल बी करेक्ट, इस तरह से, राइट। मैं तो ऐसे ही अटेम्प्ट करता हूं, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा ट्राई करना चाहिए, यदि आप कंफर्टेबल है तो, है ना। ऐसे तो आपकी चॉइस है, कंसेप्ट की बात आप भी वही करोगे, मैं भी वही करूंगा, क्लियर है। लेकिन अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होगा, तो मैं ऐसे ही अटेम्प्ट करता हूं, क्लियर, ओके फाइन। तो मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट आर बीन कनेक्टेड टू ईच अदर। तो बताइए, ये assumptions का पार्ट था हमारा, तो रॉन्ग assumptions हुआ कि करेक्ट assumptions हुआ, बताइए आप मेरे को। अरे मेंबर्स जो होंगे वो पिन से कनेक्टेड होंगे ना जी, और वो भी कैसा, एक दूसरे से पिन से कनेक्टेड होगा, बिल्कुल सही बात है। तो assumptions का पार्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, क्लियर बात, ये तो सही है, करेक्ट है, ये कैसा है, करेक्ट है। assumptions करेक्ट है ऐसा बोल रहा हूं ना मैं, आंसर होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, समझना। आपको रॉन्ग assumptions को भैया यहाँ पे आंसरिंग करना है, तो ये तो करेक्ट वाला है, करेक्ट assumptions है, ओके फाइन। मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट आर रिजिड। तो भैया हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में कौन से ट्रस्ट की बात करेंगे, रिजिड ट्रस्ट का, क्लियर। तो रिजिड ट्रस्ट बोल रहा हूं, तो रिजिड ट्रस्ट का पार्ट क्या क्या होता है, आपके पास क्या होता है बताइए तो, अरे बताइए, मेंबर होता है, आपके पास ज्वाइंट होता है, राइट। तो यदि मैं ट्रस्ट स्ट्रक्चर को रिजिड बोल रहा हूं जी, तो भैया उसके जो भी पार्ट होंगे वो भी तो रिजिड बात होगी ना, क्लियर है क्या बात, वो भी क्या बात होगी, रिजिड बात होगी, ज्वाइंट भी रिजिड बात होगी। इज दैट क्लियर है, ओके। तो मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट आर रिजिड, राइट। तो ये भी क्या मेरा करेक्ट assumption होगा क्या, बताइए तो। अरे होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा डियर, बिल्कुल होगा, करेक्ट assumption होगा ये। आ रही बात समझ में, बिल्कुल ना। अब बात करते हैं भैया, क्या जैसे ऑप्शन डी की बात करूं मैं, मेंबर्स आर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, राइट। तो आप याद कीजिए, हम लोग जो बेसिक assumption की बात किए थे, तो मेंबर शुड बी स्ट्रेट, ऐसा बोला हुआ था।
तो आई थिंक वहां पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऐसे कुछ मैं नहीं बताया था क्या, राइट? तो आप नोट कर लीजिएगा डियर, हो सकता है मेरे से मिस हो गया होगा। ओके, तो ये जब हम ट्रस्ट का एनालिसिस करने जाते हैं तो ये भी वन ऑफ द असम्पशंस का पार्ट होता है डियर, कि क्या मेंबर्स का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब समझ आता है क्या? बात बताइए। अरे यूनिफॉर्म का मतलब बताइए। तो सपोज कीजिए भैया ये मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म शाफ्ट बात करता हूं, चलिए यूनिफॉर्म शाफ्ट, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि इस शाफ्ट के लेंथ के अलोंग, इस शाफ्ट के लेंथ के अलोंग आप बात करेंगे कहीं पर भी इसका डायामीटर, कहीं पर भी आप इसका डायामीटर बात करिए लेंथ के अलोंग, क्या होगा बताइए? सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। इस तरह से समझ रहे हैं? तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। इज दैट क्लियर? तो क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा, जैसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन शाफ्ट, इसका मतलब क्या होगा? ये देखो, ये क्या हुआ? इसका क्रॉस सेक्शन हुआ, क्या हुआ बताइए? ये क्रॉस सेक्शन हुआ शाफ्ट का। तो इसको अलग से दिखाओगे ऐसा दिखेगा। क्लियर है बात? तो कहीं से भी आप कट करो इस शाफ्ट को, यहां से कट करो तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जैसे आप सर्कल है, सर्कुलर देख पा रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 d का स्क्वायर बोलेंगे ना। क्लियर है बात? तो कहीं पर भी आप कट करोगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा यही मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यहां पर कट करेंगे तो यही मिलेगा, यहां पर कट करेंगे यही, इस तरह से लेंथ के अलावा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो मेंबर्स को हमने है ना ये बात किया था भैया कि स्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा बोला हुआ था। उसमें एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए मेंबर्स को, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हमेशा देखने को मिले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग थ्योरेटिकली एनालिसिस करते हैं तो ये assumptions का पार्ट होता है, वन ऑफ द assumptions का, कि मेंबर्स आर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये बताइए, ये तो करेक्ट assumptions हुआ ना, करेक्ट assumptions हुआ ना। अब ऑप्शन सी, मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। तो ऐसा हम लोग अज्यूम करते क्या? नो, हम लोग अज्यूम करते हैं भैया कि जो ट्रस्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें मेंबर्स की बात करेंगे, दैट हैज ओनली एंड ओनली एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, ऐसा ही बात करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ये बेंडिंग मोमेंट की बात तो नहीं करते हैं सर। तो सर क्या ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा क्या? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो एज पर द गिवन क्वेश्चंस, एज पर द गिवन डाटा, व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है तो ऑप्शन सी, दैट विल बी करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़िए, ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ओके नाउ, और इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, किस एग्जाम पूछा गया? ओडिशा पीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2011 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? आइए जरा, in method of section, the section must pass through not more than members. Option A 3, option B 4, option C 5, option D 2. Is that clear? Okay, तो बताइए आप मेरे को, जब मैं सेक्शन मेथड पढ़ाया जस्ट लास्ट लेक्चर, तो उसमें भी छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं ब्रेक करके बताया था कंसेप्ट को, राइट? तो ऐसा ही मैं वैसा ही मैं वहां पे इतना एफर्ट नहीं दिया हूं, ऐसे ही एफर्ट नहीं दिया हूं डियर, राइट? मैं हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट्स को जो मैं इतना डिटेल में बताता हूं, उन सब का मीनिंग है भाई, मीनिंग है। क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जाएंगे ना, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं तो है ना, मैं कंसेप्चुअली कंसेप्ट के वाली जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जिसको आप पूरा का पूरा कनेक्ट कर पाओ, इस तरह से क्वेश्चंस का सीरीज लेके आता हूं। डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करो आप, राइट? आप हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे डियर, हर एक पॉइंट्स को जो डिटेल में बात करता हूं, राइट? समझ रहे? इसलिए मैं बोलता हूं सीक्वेंस में बने रहना डियर, हमेशा वीडियो लेक्चर के साथ सीक्वेंस में, राइट? इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस होगा डियर। जिस दिन मैं इस सब्जेक्ट को इन करूंगा, गजब का कॉन्फिडेंस, गजब का कॉन्फिडेंस। समझ रहे हैं? तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपका पेशेंस भी होना चाहिए, राइट? हर एक लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करने का और प्रॉपर नोट्स बनाने का, और खुद से है ना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो बताइए आप मेरे को, है ना, मैं यहां पे एक नोट पॉइंट भी बात किया था क्या? कहां पे? मेथड ऑफ सेक्शन में, कि भैया जब हम सेक्शन की बात करते हैं, जिस सेक्शन से ट्रस स्ट्रक्चर को हम दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो
मेंबर्स के थ्रू पास होना चाहिए किसको, उस सेक्शन को, एंड दैट सेक्शन दैट में बी लाइन और कर्व। कहां से पास होना चाहिए, है ना, मतलब मेंबर के थ्रू पास होना चाहिए किसको, उस सेक्शन को, जिस सेक्शन से आप कट करेंगे। क्लियर बात। ट्रस स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो मेंबर के थ्रू पास होना चाहिए, ज्वाइंट से पास नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला हुआ था। और वन ऑफ द नोट पॉइंट ये भी बोला हुआ था कि भैया जब मेंबर के थ्रू पास होगा, कौन बताइए, अरे कौन, वो सेक्शन, वो लाइन, तो वो जो सेक्शन होगा वो भैया 3 से ज्यादा मेंबर्स को कट नहीं करना चाहिए, 3 से ज्यादा मेंबर्स को कट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों, तो इसका भी रीजन मैंने बताया हुआ है डियर, इसका भी रीजन मैंने बताया हुआ है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम, या फिर मैं बोलूं हमारे पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होगा जब ट्रस के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो अवेलेबल, राइट, अवेलेबल तो कितना होगा, 3 होगा। कितना जी, 3 इक्वेशन होगा। तो भैया जब भी आप सेक्शन से कट करेंगे मेंबर्स को, राइट, तो जितना मेंबर्स कट होगा उतने नंबर ऑफ मेंबर फोर्स, उतने नंबर ऑफ अननोन मेंबर फोर्स पिक्चर में आएगा। क्या आ रही बात समझ में? तो 3 से ज्यादा कट कर दिए, मान लो आप, अरे 3 से ज्यादा कट कर दिए, तो बताइए 3 से ज्यादा अननोन मेंबर फोर्स पिक्चर में आएगा, लेकिन आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है भैया क्या, 3, and that will be nothing but summation fx equals to 0, summation fy equals to 0, and net moment about any point equals to 0. Is that clear? तो जितना नंबर ऑफ इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, तो उन इक्वेशन को यूज करके आप मैक्सिमम कितना अननोन फाइंड आउट कर सकते हो जी, 3 ना, 3 फाइंड आउट कर सकते हो, समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सेक्शन मेथड में सेक्शन से कट करेंगे ट्रस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को, क्लियर बात, ओके। तो एज पर द गिवन क्वेश्चंस, वेरी केयरफुली यहाँ पे आपको आंसर करना रहेगा भैया, वेरी केयरफुली आपको आंसर करना रहेगा, राइट। तो देखिए यहां पे क्वेश्चंस किया जा रहा है आपको कि द सेक्शन मस्ट पास थ्रू नॉट मोर देन मेंबर्स, राइट, कितने मेंबर्स से ज्यादा मेंबर्स को कट नहीं करना चाहिए सेक्शन, समझ रहे हैं बात को, ऐसा। और मस्ट बात हुई, देखो मस्ट, क्लियर बात, आ रही बात समझ में? यदि आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चंस को तो बहुत, है ना, सही तरीके से आप डील कर पाएंगे। तो मैं भी जस्ट क्या कहा कि भैया आपके पास अवेलेबल इक्वेशंस होते हैं 3, इसीलिए हम 3 से ज्यादा मेंबर्स को कट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा मेंबर्स को कट करेंगे मतलब 3 से ज्यादा अननोन मेंबर फोर्स पिक्चर में आएगा, बिल्कुल सही बात, ओके। तो नॉट मोर देन मेंबर्स बोल रहे हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे बताइए? तो ऐसे 4 की बात तो करेंगे नहीं, 5 की बात तो करेंगे नहीं, क्लियर बात। ये तो ऐसे ही क्या हो जाएगा बताइए? तो ऐसे ही ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे आप देखिए, अब मैं क्या कहा, आप 2 मेंबर्स को भी कट कर सकते हैं, लेकिन ट्रस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? 2 पार्ट में सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्वेश्चंस में, है ना, जो सेंटेंस है भैया, वो सेंटेंस को आपको समझना है। यहां पर भी मिस्टेक कर सकते हैं आप, 2 बोल सकते हैं, राइट, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि भैया, राइट, कितना नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करोगे, राइट, सेक्शन को कट करने के लिए। आ रही बात समझ में? ऐसा यदि पूछता तो आप क्या बोलते? दैट में बी 2, दैट में बी 3, दैट में बी 2, दैट में बी 3, क्लियर। तो 2 क्या होता है एक्चुअली पता है? मिनिमम होता, समझ रहे हैं, मिनिमम। आ रही बात समझ में? देखिए भैया यहां पे यदि मैं बात करूं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या? 2। तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो क्या? 3।
मतलब जिसको आप कट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सेक्शन। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बोलूंगा 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बोलूंगा 3। तो कितने नंबर से ज्यादा बात नहीं होगी कट करने के लिए, कितने नंबर ऑफ मेंबर से ज्यादा बात नहीं होगी कट करने के लिए, तो क्या बोलेंगे आप? मैक्सिमम 3, मतलब 3 से ज्यादा नहीं बात करेंगे ना। क्लियर है ना बात? समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, सो सर क्या ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा कि यस डियर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यस यस यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है भैया उत्तराखंड पीएससी एग्जाम 2012 में फ्रेम किया क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन स्टेटमेंट्स ऑफ असर्शन ए एंड रीजन आर। क्लियर बात? यहां पे भैया असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, राइट। ऐसे क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली आपको है ना पढ़ना रहता है, केयरफुली समझना रहता है भैया, है ना। तो चलिए यहां पे ए की बात करूंगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट? असर्शन। आर की बात करूंगा तो रीजन। क्लियर? असर्शन का मतलब होता है भैया कथन, हिंदी में बात करें तो, और रीजन का मतलब होता है कारण, कथन एंड कारण, राइट। तो कथन क्या कहता है, असर्शन क्या कहता है, देखिए तो ओनली एक्सियल फोर्सेज एक्ट इन मेंबर्स ऑफ रूफ ट्रसेस, राइट, कि रूफ ट्रसेस होगा वो उसमें ओनली एक्सियल फोर्सेज की बात करते हैं, ऐसा मतलब कथन है, असर्शन है, राइट। तो सर रूफ ट्रस का मतलब क्या होगा? अरे रूफ ट्रस वन ऑफ द प्लेन ट्रस का टाइप है, समझ रहे हैं बात को? मतलब ये टाइप ऑफ प्लेन ट्रस, एक तरह का टाइप ऑफ प्लेन ट्रस, प्लेन ट्रस। क्लियर बात है? इसका यदि मैं शेप वाइज बात करूं तो कुछ इस तरह से है ना शेप का होता है भैया, ये जो रूफ ट्रस की बात करते हैं, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? इस तरह से मैं कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, ऐसे लोड भी ऐसा प्रोवाइड कर दिया, लाइक दिस, W1 W2, ये है ना ज्वाइंट पे लोड अप्लाई किया, W3, इस तरह से। क्लियर है बात? चलिए इतना समझ में आ रहा है आपको? ओके, इस तरह के शेप का होता है भैया क्या? रूफ ट्रस। तो जस्ट इसको समझिए आप, प्लेन ट्रस का टाइप है ये, टाइप ऑफ प्लेन ट्रस, वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लेन ट्रस। ओके, तो एक्सियल फोर्स की बात करते हैं। ओके, तो बताइए कथन सही बोल रहा है क्या? सही तो बोल रहा है सर, सही बोल रहा है, ऐसी तो बात करते हैं। रीजन में बात करते हैं तो रीजन मतलब क्या? कारण, कि जो हमने कहा उसका कारण ऐसा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या एक सच में इसका जो कारण है, सही में इसका जो कारण है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, ये इस तरह हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो कथन को पहले समझना है अच्छे से, असर्शन को समझना है अपने को बहुत अच्छे से। क्लियर है? क्लियरली ओनली एक्सियल फोर्स एक्ट इन मेंबर्स ऑफ रूफ ट्रसेस, क्या ऐसा हमने जो कहा है ना उसका कारण ये है क्या? ट्रस मेंबर्स आर वेल्डेड टुगेदर। तो सबसे पहली बात तो भैया हम ट्रस का एनालिसिस करने जाते हैं तो वहां पे साफ शब्दों में हम अजम्पशंस की बात करते हैं भैया कि मेंबर्स जो होंगे, राइट, वो कनेक्टेड होगा पिन ज्वाइंट से और हिंज ज्वाइंट से, हम वेल्डेड ज्वाइंट की बात नहीं करते हैं, राइट। तो सर क्या प्रैक्टिकली ऐसा बात नहीं करते क्या? प्रैक्टिकली तो भैया नंबर ऑफ ज्वाइंट्स पॉसिबल है ट्रस के मेंबर को ज्वाइन करने के लिए, राइट। आप वेल्डेड ज्वाइंट की बात करते हैं, आप रिवेटेड ज्वाइंट की बात करते हैं, हिंज ज्वाइंट की बात करते हैं, दैट मे बी एनी टाइप ऑफ ज्वाइंट, है ना, बाय विच द मेंबर्स आर कनेक्टेड ईच अदर। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? लेकिन हम थ्योरेटिकली एनालिसिस करते हैं, इसलिए बेसिक अजम्पशंस के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, ऐसा बात करते हैं ट्रस का, राइट। तो पहले तो रीजन तो ऐसे ही गलत है, ये जो रीजन है ये ऐसे ही गलत है ना। रीजन का जो क्या है स्टेटमेंट जो दे रहा है ना, रीजन का जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वही गलत है भैया, वही गलत है। समझ रहे हैं? असर्शन का रीजन है ऐसा कहने तो दूर की बात, ये रीजन की जो बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, यही गलत है भैया। वेल्डेड ज्वाइंट की बात हो रही है यहां पे। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो क्वेश्चन ऑप्शन है भैया, कुछ कोट्स दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, राइट। तो ऐसा यदि ऑप्शन ए दिख रहा है, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर? ऑप्शन ए में ऐसा यदि दिख रहा है तो
आपको तो इतना क्लियर है, एजर्शन की जो बात हुआ ये तो करेक्ट है, लेकिन रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है। तो बताइए बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट ऐसा बोल रहा है ना, तो आगे पढ़ने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बस सही था, ये तो गलत था ना। समझ रहे हैं बात को? लेकिन पढ़ के देखते देखिए तो रिजर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब जो कथन हम बोल रहे हैं उसका जो सही तरीके से एक्सप्लेनेशन है वो कारण में बताया जा रहा है। ऐसा इसका मीनिंग है, इतना का समझ रहे? तो क्या बताइए ऐसा है क्या? अरे जो हम कथन बता रहे हैं, दर्शन बता रहे हैं, है ना, क्या ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है क्या? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात, ये रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है भैया। मेंबर्स वेल्डेड टुगेदर बोल रहा है, तो हम लोग तो पिन जॉइंट की बात करते हैं ना यार, पिन जॉइंट की बात। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हुआ एज पर द गिवन क्वेश्चन ना। समझ रहे हैं? बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। फिर बोल दिया ये यही बात, नहीं हो सकता सर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब यहां पे फिर भी पढ़ के देखते हैं कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, इतना तो सही बोल रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल इतना तो सही बोल रहा है, लेकिन अपने को तो पूरा चीज ध्यान में देना है ना भाई। जो यहाँ पे ऑप्शन बी में जितना ही बात बोल रहा है सबको ध्यान में देना है ना। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सर ऑप्शन सी के बारे में बात करें क्या? तो ऑप्शन सी ये बोलता है भैया एजर्शन इज ट्रू। यस, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यस यस यस, रीजन फॉल्स है ना भाई, स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी के बारे में बात करिए तो एजर्शन इज फॉल्स। अरे भाई एजर्शन को ही फॉल्स बोल दे रहा है यार, ये तो फिर ऐसे ही है ना, ऐसे ही ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। बट रीजन इज ट्रू, वाह गजब बोल दे रहा है ना ये। समझ रहे? रीजन को ट्रू मतलब इसका स्टेटमेंट साफ साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कि गलत है, गलत है रीजन का स्टेटमेंट जो है ना, तो इसको ट्रू बोल दे रहा है, और एजर्शन का स्टेटमेंट सही था, ट्रू था, उसको फॉल्स बोल दे रहा है, तो ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। यस, तो ऑप्शन सी विल बी व्हाट करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी व्हाट करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा गजब का क्वेश्चन था, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है भैया ना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ अ ट्रस्ट द कंडीशन m प्लस आर ग्रेटर देन 2j इज। क्लियर? अरे बात समझ में? तो याद कीजिए डियर, याद कीजिए हम क्या बात किए थे, m प्लस आर ग्रेटर देन 2j बात किए थे कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बात किए थे। सर पहले बताइए तो क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है? राइट, सॉरी आंसर दिख गया था आपको। ये जो क्वेश्चन है भैया आंध्र प्रदेश पीएससी ए एग्जाम 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बात? ओके ना, तो पहले चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमने बात किया था भैया m प्लस आर, यहां बताता हूं थोड़ा सा मैं, ओके, m प्लस आर इक्वल्स टू 2j, राइट। ये क्या बताता है? तो ये बताता है भैया स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट, राइट। और ये क्या बताएगा? इस टेबल को भी बताएगा। क्लियर? साथ ही साथ m प्लस आर ग्रेटर देन 2j, ये क्या बताएगा? स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रस्ट, और क्या बताएगा? इस टेबल को भी बताएगा। क्लियर? साथ ही साथ m प्लस आर लेस देन 2j, हम लोग इसको गजब का पढ़ चुके हैं डियर, राइट। अनस्टेबल। क्लियर है क्या बात? ओके, तो ये जो इक्वेशन है एक्चुअली टोटल ट्रस्ट को डिफाइन करता है, टोटल ट्रस्ट को डिफाइन करता है ये इक्वेशन है। इतना बात समझ में आता है? फिर उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल में बात करते हैं ऐसे ही, स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रस्ट, अनस्टेबल ट्रस्ट। एक्सटर्नल में बात, एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, तो इंटरनल में भी बात करते हैं, इंटरनल एनालिसिस करते हैं। तो
इंटरनल स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट, इंटरनल स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट, इस तरह से। तो उनके लिए इक्वेशन भी तो अलग अलग होते हैं ना। मैं पूरी बातें पे ऊपर डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन है भैया उसके अकॉर्डिंग मेरे को बात करना होगा। ये देखो, क्लियर है क्या बात? मैं बोला भी हुआ था आपको कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको बात करना रहेगा, राइट। ये सब जितने भी ट्रस्ट के जो टाइप्स बात करते हैं, अलग अलग टाइप, इस तरह से क्लियर, स्टेबिलिटी वाइज भी, रिजिड, ओवर रिजिड, अंडर रिजिड वाइज भी, इस तरह नंबर ऑफ थिंग्स मैं डिस्कस किया हूं भैया, नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, बिल्कुल। तो देखिए, तो ये एबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा था आपको? मैंने क्या कहा था भैया कि हम लोग ना रिजिड ट्रस्ट का एनालिसिस करते हैं, राइट। क्या? रिजिड ट्रस्ट का एनालिसिस करते हैं। ओके, तो रिजिड ट्रस्ट में हम लोग स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। क्लियर? स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके, तो एबिलिटी ऑफ अ ट्रस्ट किससे डिफाइन हो रहा है? इससे डिफाइन हो रहा है। तो ये जो कंडीशन से डिफाइन कर रहे हैं एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट को, तो ऑप्शन में बताना है भैया, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी है, सफिशिएंट है, कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। क्लियर बात? ओके, तो आपको ये भी पता होगा भैया, ट्रस्ट के स्ट्रक्चर को रिजिड, अंडर रिजिड, ओवर रिजिड की जब बात करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते थे? एम, याद करिए, यहां पे ना इस तरह से बात करता हूं, एम, राइट, इक्वल्स टू 2j माइनस 3m, बताइए, ग्रेटर देन 2j माइनस 3m, लेस देन 2j माइनस 3। क्लियर? बहुत सारे इसके नेम्स भी हैं, आपको पता है, राइट। तो जस्ट मैं बात कर रहा हूं रिजिड, अंडर रिजिड वाइज। क्लियर? तो ये हुआ रिजिड, ये ओवर रिजिड, राइट, और ये होता है अंडर रिजिड। क्लियर बात? और इसमें भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली इंटरनल एनालिसिस वाला पार्ट होता है। क्या होता है बताइए? इंटरनल। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इंटरनल। इंटरनल बात करेंगे तो इंटरनल। क्लियर है? ओके, क्या बात करेंगे? इंटरनल। वेरी केयरफुली ना, इंटरनल, इंटरनल एनालिसिस में। क्लियर? जिसमें हम बात कर पाते हैं रिजिड, ओवर रिजिड, अंडर रिजिड। क्लियर है बात? तो रिजिड का मतलब क्या हुआ कि भैया मेंबर्स के बीच किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मेंबर्स कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा यदि इस इक्वेशन को फॉलो करता है रिजिड। और ये ओवर रिजिड में रिजिड तो होगा लेकिन ज्यादा रिजिड की बात होगी। क्लियर है क्या बात? नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर से, जितना रिक्वायर्ड मेंबर होना चाहिए वैसा जब हम बात करते हैं रिजिड के लिए तो उससे कहीं ज्यादा नंबर्स है ना गिवन ट्रस्ट की स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसका ओवर रिजिड, कम है तो अंडर रिजिड। इस तरह से तो और भी डिफरेंट नेम्स बताया था, यहां भी हम बात करते हैं। जैसे मैं क्या कहा, इस ये टोटल के लिए डिफाइन करेगा, ये किसको डिफाइन करेगा? टोटल के लिए। क्लियर है क्या बात? ओके, और ये इंटरनल के लिए डिफाइन करेगा। तो स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट जैसे बात करते हो तो यहां पर भी ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट बात करेगा। कैसा? इंटरनली। कैसा? इंटरनली। स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रस्ट बात करेगा, ये ग्रेटर देन वाला। कैसा? इंटरनली। क्लियर बात? अनस्टेबल और उसके बाद क्या है देखो, अंडर रिजिड, तो यहाँ पे अनस्टेबल की बात करेंगे तो इंटरनली अनस्टेबल, मतलब m लेस देन 2j माइनस 3। इस तरह से तो रिडंडेंट ट्रस्ट भी बोलते हैं इसको डिफिशिएंट ट्रस्ट, इस तरह आपको सब पता है भैया, आपको सब पता है। क्लियर? लेकिन मेरे को यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बात करना है, समझ रहे हैं? तो एक्सटर्नल के लिए भी ऐसा बात किए थे क्या? r इक्वल्स टू 3, राइट, r ग्रेटर देन 3, r लेस देन 3, ये है आपके पास क्या? एक्सटर्नल है भैया, राइट। तो यहां पर भी हम क्या बात करते हैं? स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट, एक्सटर्नल स्टैटिकली डिटरमिनेंट ट्रस्ट, एक्सटर्नल स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट ट्रस्ट, और ये अनस्टेबल ट्रस्ट। ऐसा बात किए थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है। तो एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट का तो एक्चुअली ये जो कंडीशन है कहां से आता है बताइए? मतलब m+r2j जो होता है ये कहां से आता है? एक्सटर्नल, है ना? ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं तो बात करते हैं क्या? टोटल। तो इस तरह से मिलता है। ये समझ रहे हैं बात को? मतलब यहां पे जो भी मैं बात करूंगा इंटरनल, राइट,
वो बात यहां पर भी होगा। जो भी मैं बात करूंगा एक्सटर्नल, वो बात यहां पर भी होगा। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि दोनों को ऐड किया ना भाई, दोनों को क्या किया, मैं ऐड किया, तभी तो ये सब मिल रहेगा, तभी तो ये सब मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो एबिलिटी के लिए क्या बात होगी पता है कि भैया हम ना एक्चुअली यहां पे स्टेबल से रिलेटेड है, ये स्टेबल, क्लियर बात, प्लस रिजिड, स्टेबल प्लस रिजिड, ये है भैया यहां पे एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट। एक्चुअली इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि m प्लस आर ग्रेटर देन 2j, m प्लस आर ग्रेटर देन 2j जो एक कंडीशन की तरह है, राइट, रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे ऑप्शंस आपके पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट का मतलब ऐसे इस तरह से बात करना है डियर। समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एज पर द गिवन क्वेश्चन, एज पर द गिवन ऑप्शन, क्लियर है? ओके, तो मैं पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं भैया कि हम स्टेबल और रिजिड ट्रस्ट का एनालिसिस करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में, स्टेबल प्लस रिजिड ट्रस्ट का एनालिसिस करते हैं, क्लियर? तो बताइए आप, ये स्टेबल है? बिल्कुल। ये भी स्टेबल है? बिल्कुल। तो मैं ध्यान दूंगा क्या? इस पे ध्यान दूंगा, क्लियर क्या बात? इस पे ध्यान दूंगा और इस पे ध्यान दूंगा। स्टेबल है ना भाई? ओके फाइन। तो या तो मैं यहां इसकी बात करूं या तो इसकी बात करूं, ठीक है? तो स्टेबल तो है। रिजिड की बात करेंगे, तो बताइए रिजिड मतलब देखो ये वाला, समझ देखिएगा केयरफुली ना, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डियर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंसेंगे इस क्वेश्चन में। या तो ये बात करेंगे या तो ये बात करेंगे। देखो सर ऐसा कैसे, इसको तो आप ओवर रिजिड बोल रहे हो ना, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3 को ओवर रिजिड बोल रहे हो, लेकिन ठीक है ना डियर? ठीक है। ओवर रिजिड का मतलब क्या हुआ, समझ में आता है आपको? बिल्कुल। तो ओवर रिजिड का मतलब ये भी है क्या कि रिजिड तो है लेकिन वो ज्यादा रिजिड है, राइट? तो अपने को जो बताना है क्या, रिजिड बताना है। क्या बताना है बताइए? तो रिजिड। तो रिजिड की बात यहां पर भी तो होगी लेकिन ओवर रिजिड की बात होगी। क्लियर है क्या बात? समझते जाइएगा, कनेक्ट करते जाइएगा, राइट? हमको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करना है। देखिए नेसेसरी और सफिशिएंट, इस तरह बात हुआ है, नेसेसरी और सफिशिएंट, क्लियर है? तो एक्चुअली है ना, जब मैं स्टेबल और रिजिड को डिफाइन करने जाऊंगा, राइट, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो बताइए m प्लस आर 2j, ये रिलेशन में बात करूंगा तो इसमें यदि मैं देखूंगा तो या तो ये या तो ये, क्लियर है बात? समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल केयरफुली पूरे फीलिंग के साथ ना। तो जब मैं रिजिड बोल रहा हूं तो यहां पर भी रिजिड है क्या बताइए? जब मैं ओवर रिजिड बोल रहा हूं तो यहां पर भी ओवर रिजिड है क्या? क्योंकि भैया इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ऐड किया तो मिला टोटल। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। तो स्टेबल तो है m प्लस आर इक्वल टू 2j में, यस स्टेबल तो है m प्लस आर ग्रेटर देन 2j में। और यही कंडीशन के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि क्या ये सफिशिएंट है, नेसेसरी है कि दोनों है। इस तरह से नंबर ऑफ वे में पूछा गया है ना। तो रिजिड की भी बात करेंगे, तो जब मैं रिजिड बात करता हूं और रिजिड तो ये तो बात हो गया, स्टेबल भी बात करता हूं तभी बात हो गया। तो जस्ट रिजिड और स्टेबल, तो भैया ये कंडीशन की जो बात हो रही है, ये जो कंडीशन की बात हो रही है ना, तो स्टेबल तो ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन रिजिड की जो बात हुई है तो हमारे लिए, हमारे जो हम स्टडी करते हैं भैया रिजिड, क्या बात करते हैं? रिजिड। ओवर रिजिड की बात नहीं करते हैं, राइट? तो ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट तो है स्टेबल के लिए, रिजिड के लिए, जिसका एनालिसिस हम करते हैं एक्चुअली हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ट्रस्ट का एनालिसिस करते हैं वो स्टेबल और रिजिड,
यही ट्रस्ट एनालिसिस करते हैं डियर, अदरवाइज हम किसी भी अदर टाइप के ट्रस्ट एनालिसिस नहीं करते। तो ये जो कंडीशन है आपको बताना है क्या ये स्टेबल और रिजिड को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है कि नेसेसरी है, कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों है, कि सफिशिएंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है। तो आप बताओ मेरे को डियर, आप बताओ मेरे को ओवर रिजिड की बात करना होगा क्या, नहीं करना होगा, रिजिड की बात करना होगा। तो ये ओवर रिजिड को डिफाइन करता है, ये ओवर रिजिड को डिफाइन करता है, लेकिन ओवर रिजिड को डिफाइन करता है इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो रिजिड को डिफाइन नहीं कर रहा है। जस्ट ऐसा दी मैं बोलूं ज्यादा रिजिड को डिफाइन कर रहा है एक्चुअली वो, लेकिन रिजिड तो है ना एक्चुअली, ऐसा यदि आप फील कर पा रहे हैं तो रिजिड तो है ना, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। तो ये जो कंडीशन है मैं कैसे बोलूंगा, ये कंडीशन है, ये एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट दैट इज स्टेबल प्लस रिजिड को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट तो है लेकिन नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है भैया कि यहां पे हम ग्रेटर देन की बात करें। क्लियर बात है। हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इस तरह से m प्लस आर इक्वल टू 2j, इज दैट क्लियर। हम बात करेंगे ये, क्लियर। तो एज पर दी गिवन क्वेश्चंस यहां पे ये जो m प्लस आर ग्रेटर देन 2j जो होगा ये क्या होगा भैया, सफिशिएंट होगा बट नॉट नेसेसरी, फील कीजिएगा, बट नॉट नेसेसरी। क्लियर बात, आ रही बात समझ में, बट नॉट नेसेसरी, राइट। किसके लिए, फॉर स्टेबल प्लस रिजिड। क्लियर है। मान लो इसी में, इस क्वेश्चंस में m प्लस आर ग्रेटर देन 2j की जगह ये बात हो जाता क्या, m प्लस आर इक्वल्स टू 2j, ऐसा यदि बात होता तो बताइए ये क्या डिफाइन कर रहा है, बताइए तो आप मेरे को। स्टेबल बिल्कुल, रिजिड बिल्कुल, देखो स्टेबल और रिजिड को डिफाइन करेगा, देखिए क्योंकि ये कहां से आएगा भैया, इसको रिजिड वाले को ऐड करने से आएगा, जस्ट फर्स्ट और फर्स्ट वाला जो एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट है इसको ऐड करने से आएगा। क्लियर है बात, ओके। तो ये जो इक्वेशन है इसमें ये रिजिड वाला पार्ट है ना भाई, ये रिजिड वाला पार्ट है, ओवर रिजिड वाला पार्ट नहीं है, रिजिड वाला पार्ट है। और रिजिड बोल रहे हैं मतलब सिर्फ रिजिड को डिफाइन कर रहा है, उसमें ओवर रिजिड अंडर रिजिड की बात नहीं हो रही। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ज्यादा रिजिड कम, ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है भाई, परफेक्ट रिजिड की बात हो रही है, परफेक्ट रिजिड की। क्लियर बात, आ रही बात समझ में। तो ये कंडीशन बोल दिया जाता, देखो वेरी केयरफुली, ये कंडीशन बोल दिया जाता इस तरह से, रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ अ ट्रस्ट द कंडीशन m प्लस आर इक्वल्स टू 2j इज, ऐसा बोल देते तो एक्चुअली इसके लिए हम क्या बात करते भैया कि ये कैसा, सफिशिएंट भी है और नेसेसरी भी है। समझ रहे हैं क्या बात को, किसके लिए, एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट के लिए, एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट के लिए। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। और एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट मतलब यहां पे स्टेबल को और रिजिड को डिफाइन करना है, क्लियर है। तो ये सफिशिएंट और नेसेसरी होता है कब, जब m प्लस आर इक्वल टू 2j होता, लेकिन यहां पे m प्लस आर ग्रेटर देन 2j की बात हुई है, तो ये सफिशिएंट है स्टेबल प्लस रिजिड को डिफाइन करने के लिए, मतलब एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करने के लिए, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, एक ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो सर क्या हम ऑप्शन डी बोलेंगे, यस डियर यस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही बात सर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा, सफिशिएंट होगा बट नॉट नेसेसरी। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में। तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे है ना, अब नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ भैया, जस्ट मैं बात करूंगा m प्लस आर, है ना, रेडी रहेगा इस क्वेश्चंस के लिए, रेडी रहेगा। 2j यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा भैया, यदि मैं
एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट बात करता हूं, राइट, तो क्या होगा, ये सफिशिएंट होगा। क्या होगा बताइए, इसका मैं बात करूं तो ये होगा सफिशिएंट, ये जो है सफिशिएंट होगा। क्लियर, ये सफिशिएंट होगा बट नेसेसरी भी होगा। ये सफिशिएंट प्लस नेसेसरी। क्लियर है क्या बात? अरे बात समझ में, सफिशिएंट भी है ये और नेसेसरी भी है एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करने के लिए। और एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट का जो मीनिंग होगा भैया, यहां पे इसको भी मैं लिख दे रहा हूं वेरी केयरफुली। एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, इसका मीनिंग स्टेबल प्लस रिजिड, स्टेबल प्लस रिजिड। इसको डिफाइन करने के लिए ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट तो है लेकिन नेसेसरी भी है। यदि इसी में बात कर देते एज पर द गिवन क्वेश्चन, एज पर द गिवन क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, एज पर द गिवन क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं m प्लस आर ग्रेटर देन 2j। एक्चुअली इस क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं मैं आपको, ओके। तो एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट के लिए बात करें तो भैया यहां पे मैं क्या बात करूंगा, देखिए तो एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, ये जो कंडीशन होगा क्या होगा, सफिशिएंट होगा बट नॉट नेसेसरी। यहां पे बोलेंगे बट नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। इज दैट क्लियर डियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर डिस्कस करते हैं भैया, ओके। ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, द कंडीशन फॉर अ ट्रस्ट टू बी परफेक्ट इज, ऑप्शन दिया हुआ है कंडीशन में, वेयर m इज नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, राइट। तो मैं ऐसे डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट कंडीशंस की बात ऑलरेडी कर चुका हूं अभी जस्ट, और भी किया, राइट, है ना, उन्हीं में से ही ये कंडीशन का पार्ट है, ओके। तो परफेक्ट इम्परफेक्ट वाइज बात करें तो जस्ट हम क्या बोलते हैं, m इक्वल्स टू 2j माइनस 3, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3, m लेस देन 2j माइनस 3, इस तरह से बात करते हैं। क्लियर बात है, ओके। परफेक्ट इम्परफेक्ट के लिए, ओके, परफेक्ट इम्परफेक्ट के लिए। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो तेलंगाना, सॉरी, तमिलनाडु PSC एग्जाम 2015 में फ्रेम किया क्वेश्चन है, राइट। जस्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट वाइज बात करूं मैं तो क्या बोलता हूं इसको, ये डिफाइन करता है भैया परफेक्ट को, राइट, और ये दोनों डिफाइन करता है, मतलब ऐसे यदि मैं बोलूं कि m इक्वल्स टू 2j माइनस 3 परफेक्ट को डिफाइन कर रहा है ना, तो ग्रेटर देन लेस देन क्या डिफाइन करेगा, नॉट परफेक्ट। अरे नॉट परफेक्ट, एज सिंपल एज क्या बोलूंगा, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हालांकि इसका और डिफरेंट नेम्स भी होता है, ये रिडंडेंट होता है ना, और ये क्या होता है, डिफिशिएंट, इस तरह से। तो देखेंगे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, मैं अभी दिखाता हूं। ये आपके पास क्या ऑप्शंस, तो बताइए भैया, परफेक्ट की बात हुई तो कौन सा इक्वेशन होगा बताइए। ये तो सर इम्परफेक्ट है, ये भी इम्परफेक्ट है, अभी तो जस्ट बताया ना मैं, इम्परफेक्ट, सही बात। और ये इस तरह से बात तो हम करते नहीं, इस तरह से बात हम तो करते नहीं, बिल्कुल सही बात। तो भैया
एक ही ऑप्शन तो बचता है, m इक्वल टू 2j माइनस 3। क्लियर? तो ये हो जाएगा आंसर ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके सर, फाइन। नाउ अब यहां पे यदि मैं बात करूं कि भैया ये बताओ कि यहां पे इम्परफेक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, इम्परफेक्ट के लिए, है ना? तो बी भी है, सी भी है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन है, वेट कीजिए मैं कराता हूं मैं, राइट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, देखिएगा वो क्वेश्चन आएगा, मैं होल्ड करके रखता हूं, मैं जो बात करने वाला हूं उसको होल्ड करके थोड़ा सा रखता हूं, ठीक है? नेक्स्ट बात करता हूं। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स j एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ परफेक्ट ट्रस्ट। अभी तो बात किया जी, अभी तो जस्ट बात किया मैं। समझ रहे हैं क्या बात को? ये तो बात किया था क्या? ये देखो, परफेक्ट ट्रस्ट के लिए रिलेशन मैं बात किया था क्या? m इक्वल टू 2j माइनस 3, राइट? यदि ये लेस देन ग्रेटर देन ऐसा बात हुआ तो नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट बोल देते इसको। तो m इक्वल टू 2j माइनस 3, तो देख लेंगे आप, बताइए तो ये कौन सा होगा भैया? m इक्वल टू 2j माइनस 1 बिल्कुल नहीं हो सकता, m इक्वल टू j माइनस 2 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, m इक्वल टू 2j माइनस 3, यस ये हो सकता है, m इक्वल टू 3j माइनस 2, नो 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 नो, राइट? तो ये 3 और 2 में बड़ा कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, तो वेरी केयरफुली। ओके, तो यदि आप जब मैं प्रूफ किया इन सारे इक्वेशंस को, तो यदि आप पूरे लेक्चर से अटेंड किए होंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चंस है एक्चुअली उत्तराखंड पीएससी एग्जाम 2012 में फ्रेम किया क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ओके फाइन, राइट? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, फिर से बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ओडिशा पीएससी सिविल सर्विस 2011 में फ्रेम किया क्वेश्चन है। फॉर अ परफेक्ट ट्रस्ट हैविंग 13 मेंबर्स द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स मस्ट बी। तो बताइए, फॉर अ परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है भैया? m इक्वल टू 2j माइनस 3। यदि मैं बात करूं क्या m और j में रिलेशन, तो 2j माइनस 3, ऐसा ही तो बात करते हैं। तो यहां पे भैया नंबर ऑफ मेंबर्स देख के रखा हुआ है 13, राइट? ये हो गया 2 टाइम्स j माइनस 3, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ये 13 प्लस 3 हो जाएगा 16, क्लियर? ये 2j, राइट? देन मैं बात कर पाऊंगा j इक्वल्स टू 16/2, दैट मीन्स j की जो वैल्यू है ये 8 हो जाएगा। मतलब परफेक्ट ट्रस्ट जिसमें 13 मेंबर्स है भैया, क्लियर है बात? ओके, तो उस परफेक्ट ट्रस्ट में नंबर ऑफ जो ज्वाइंट्स की बात करेंगे वो 8 की बात करेंगे, मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, यस। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, कितना आसान क्वेश्चन था डियर? ओके, नहीं, ये 13, क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन है ओडिशा पीएससी सिविल सर्विस 2011 में अगेन फ्रेम किया क्वेश्चन है डियर, राइट? तो देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स j एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ट्रस्ट। क्लियर है बात? बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है ये गजब का क्वेश्चन। यहां पे अब ये नहीं पूछा गया है कि परफेक्ट ट्रस्ट है कि है ना, डिफिशिएंट ट्रस्ट है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट है, रिडंडेंट ट्रस्ट, ऐसा नहीं बोला गया है। जस्ट बोला गया भैया नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स में रिलेशनशिप बताने वाला जो इक्वेशन होगा इनमें से कौन सा वाला होगा? तो आपके पास समझ रहे हैं क्या बात? क्या क्या होता है? m इक्वल टू, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं इसको, इस इक्वेशन को ताकि आपको क्या रहे, एकदम से क्लियर रहे भैया, आपको एकदम से क्लियर रहे, कंफ्यूज ना हो भैया। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ये आइए 2j माइनस 3, m इक्वल टू 2j माइनस 3, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3, m लेस देन 2j माइनस 3। तो यहाँ पे ना क्वेश्चंस में जस्ट ट्रस्ट के लिए आपको है ना रिलेशन बताना है m और j में, तो ये रिलेशन होता है भैया जो किसी न किसी टाइप के ट्रस्ट को डिफाइन करता है, बिल्कुल। तो बताइए इस तरह की बात करेंगे क्या अपन? जैसे d में बात कर, एलिमिनेट करता हूं, j इक्वल टू 3m माइनस 1, नो ये तो नहीं हो सकता।
बात करेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे, एम और जे की रिलेशन बात करेंगे, तो इसके अलावा और कोई रिलेशन की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल नो, ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की यदि मैं बात करूं तो m इक्वल टू 2j माइनस 3 बिल्कुल हो सकता है। b की बात करें तो j इक्वल टू 3m प्लस 3 बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। कई बार इसमें ऐसा होगा कि आपको ना इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा करके दे दिया जाए, समझ रहे? तो ये ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह से वो इंटरचेंज भी हो जाता है, समझ रहे हैं? तो उसके साथ वो तो जस्ट मैथमेटिक्स है। तो आपके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है भैया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्लियर है? ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस है वो अरेंज्ड है इक्वेशन वाइज, राइट, उसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर बात? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो इसको हमने प्रूव करके रखे भी हुए हैं, मीनिंग वाइज भी कंसेप्चुअली इसको प्रूव किए हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, यहां भी बात करोगे तो। ऑप्शन ए की बात करें तो m इक्वल टू 2j प्लस 3 हुआ, देखो यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। m इक्वल टू 2j माइनस 3 होता है, लेकिन माइनस के जब प्लस, तो कई बार ऐसा होता है एग्जाम में आपके पास, ठीक है, कि माइनस था कि प्लस था। मैं याद, मतलब नंबर ऑफ कंडीशन तो मैं पढ़ा हुआ हूं ट्रस्ट के लिए, है ना, जो नंबर ऑफ टाइप्स के ट्रस्ट को डिफाइन करता है, अलग अलग जो कंडीशन बात करते हैं। तो m इक्वल टू 2j माइनस 3 था कि m इक्वल टू 2j प्लस 3 था, इस तरह से आप सोचते हैं, समझ रहे हैं? एग्जाम में ऐसा होता है, बैठे रहते एग्जाम में, तो क्लियर बात है, चाहे आपका कंसेप्ट कितना भी गजब का क्यों ना हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इन बातों को हमेशा केयर करना है भैया। ये माइनस होता है, क्या होता है बताइए? तो माइनस होता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ओके। तो ये माइनस को आपको ध्यान में कैसे रखना है भैया? माइनस को आपको ध्यान में कैसे रखना है? तो कैसे ध्यान में रखना है आपको समझ में आना चाहिए, यदि पूरे लेक्चर सीक्वेंस में देखे होंगे तो, ठीक है। हम माइनस क्यों करते हैं 3 को, बताइए तो? क्योंकि एक्चुअली ये अवेलेबल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को बताता है इंटरनल एनालिसिस में। तो टोटल होता है 2j, एक्सटर्नल में बात करते हैं 3, इसलिए इस 3 को माइनस कर देते हैं, इसलिए। तो प्लस माइनस में ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो सारी बात मैं अच्छे से क्लियर करके रखा हूं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा, आंसर सी होगा। यस 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 यस, ओके सर, फाइन। तो ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये छत्तीसगढ़ जेईई 2008 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है, राइट। देखिएगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, राइट। मजा आएगा। देखिए, इस क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स m इन अ ट्रस्ट, राइट, इज मोर देन 2j minus 3, where j is the number of joints, the trust is said to be, क्लियर बात? परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, डिफिशिएंट ट्रस्ट, रिडंडेंट ट्रस्ट, क्लियर है? तो इस क्वेश्चंस में आपको गिवन है क्या? देखिए, तो इस क्वेश्चंस में आपको गिवन है भैया, जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ये ना ग्रेटर देन है 2j minus 3 से, बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चंस में आपको गिवन है, ओके। तो आपको कंडीशन, नंबर ऑफ कंडीशंस पता है भैया क्या? कि देखिए, कंडीशंस को लिख डालिए। पहला पता है क्या? कि नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज इक्वल टू 2j minus 3, राइट। तो ये क्या डिफाइन करता है भैया? आपके पास परफेक्ट ट्रस्ट को डिफाइन करता है, क्लियर बात है। ये आपके पास डिफाइन करता है क्या? रिजिड को भी डिफाइन करता है, क्लियर है? ओके। तो अभी रिजिड, अंडर रिजिड और रिजिड की तो बात हो नहीं रही है, तो जस्ट मैं जो यहाँ पे बात हो रहा है ना ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ नेम्स डिफाइन करता है, नंबर ऑफ नेम्स। ये जो जितने कंडीशंस की बात करता हूं, m और j के रिलेशन में बात करूं, m प्लस r, है ना, इस तरह से जब बात करूं j, आ रही बात क्या समझ में? तो ये है ना, अलग अलग नंबर ऑफ कंडीशंस है जो नंबर ऑफ नेम ट्रस्ट को, है ना, नंबर ऑफ टाइप ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करता है, क्लियर बात? तो एज पर द गिवन क्वेश्चन, राइट, एज पर द गिवन ऑप्शन हमको ना आंसरिंग करना रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो हमें नेम की जरूरत है ट्रस्ट की, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, परफेक्ट टाइप का कुछ बात हो रहा है तो मैं बात कर दिया। ये होता है m इक्वल्स टू 2j minus 3 इक्वल्स, दैट इज द परफेक्ट ट्रस्ट, ओके फाइन। नाउ डिफरेंट टाइप्स के नेम्स आपको पता है भैया, मैं बहुत अच्छे वे में, है ना, विथ प्रूफ मैं आपको समझा के रखा हुआ है। डिफरेंट टाइप्स के नेम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये सभी कंडीशन है, ओके। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, ऐसा यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए ये परफेक्ट है क्या, बताइए। ऐसा मैं बोलूंगा तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर ये ना इम्परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है। तो एक्चुअली ये डिफाइन क्या करता है, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं,
ये जो है ना, ये वाला इक्वेशन ये क्या डिफाइन करता है डियर? ये यदि मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? ये ना सर रिडंडेंट को डिफाइन करता है, रिडंडेंट को डिफाइन करता है, ये रिडंडेंट ट्रस को डिफाइन करता है बेसिकली। और यदि मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं कि क्या डियर ये बताओ m लेस देन 2j माइनस 3 है, तो बताइए, है ना, बार बार इसको मैं लिखते जा रहा हूं, कई बार ऐसा लिख चुका हूं, राइट। ये बताइए परफेक्ट है कि नहीं? तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो नॉट परफेक्ट है सर। तो नॉट परफेक्ट मतलब इनपरफेक्ट बोल रहे हो ना डियर आप? इम्परफेक्ट, नॉट परफेक्ट मतलब आप क्या बोल रहे हैं? इम्परफेक्ट बोल रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो एक्चुअल में ये जो कंडीशन है ये किस टाइप के ट्रस्ट को डिफाइन करता है, राइट? तो बताइए, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सर ये ना डिफिशिएंट ट्रस्ट को डिफाइन करता है सर, डिफिशिएंट ट्रस्ट। ऐसा ही बोलेंगे आप? अरे बताइए, ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे ऑप्शन में क्या क्या बात हुई है कि उसको देखते हैं कि भैया आपको बोला गया है, पहले तो क्वेश्चंस में ये कंडीशंस की बात देखेंगे, ये कंडीशंस की बात हुई है क्वेश्चंस में आपको, ये वाला समझ रहे हैं क्या बात? ये आपको ये बात नहीं हुई है m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। ओके, तो ये परफेक्ट वाला बात तो हम करेंगे नहीं, ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात ना। अब इम्परफेक्ट की यदि मैं बात करूं, मतलब जैसे जस्ट मैंने कहा कि m इक्वल टू 2j माइनस 3, ऐसा बात नहीं हो रहा है ना, लेस देन की बात हो रही है या फिर ग्रेटर देन की बात हो रही है, राइट। मतलब m लेस देन 2j माइनस 3, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3, इस तरह से बात हो रहा है। m इक्वल टू 2j माइनस 3 बात नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर यदि इक्वल टू बात होगा, m इक्वल टू 2j माइनस 3 बात होगा, तभी मैं क्या बोलूंगा? सर परफेक्ट बोलूंगा। अदरवाइज मैं क्या बोलूंगा? इम्परफेक्ट बोलूंगा, इम्परफेक्ट बोलूंगा, लाइक दिस। ओके, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, नॉट परफेक्ट, बिल्कुल। तो इम्परफेक्ट दोनों इक्वेशन डिफाइन कर रहा है, दोनों कंडीशन डिफाइन कर रहा है, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3, m लेस देन 2j माइनस 3, राइट। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो m 2j माइनस 3 इसमें बात करें, m लेस देन 2j माइनस 3, राइट। तो देखेंगे डियर ये किसको डिफाइन किया? वेरी केयरफुली ना, वेरी केयरफुली, ये डिफिशिएंट को डिफाइन किया, m लेस देन 2j माइनस 3, ठीक है। और m ग्रेटर देन 2j माइनस 3, ये किसको डिफाइन किया? तो ये डिफाइन किया रिडंडेंट को। क्लियर है? लेकिन साथ ही साथ ये ना, ये दोनों इम्परफेक्ट को डिफाइन कर रहा है। क्लियर? तो यदि आप इम्परफेक्ट ट्रस्ट बोलते हैं m ग्रेटर देन 2j माइनस 3 को, जो क्वेश्चन में गिवन है, यदि आप इसको इम्परफेक्ट ट्रस्ट बोलते हैं तो मैं क्या बोलूंगा पता है? इम्परफेक्ट ट्रस्ट यदि आप बोल रहे हो ना डियर, तो आप डिफिशिएंट को भी डिफाइन कर रहे हो, रिडंडेंट को भी डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि इम्परफेक्ट तो दोनों को बोलते हैं। और डिफिशिएंट ट्रस्ट भी ऑप्शन में है, रिडंडेंट ट्रस्ट भी ऑप्शन में है। क्लियर है? तो एक्चुअली ये जो इम्परफेक्ट बोलते हो वो क्यों बोलते हो पता है? क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट के लिए तो एक ही बात होगी भैया, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ट्रस्ट इक्वल्स टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। और वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स जो ट्रस्ट को रिजिड डिफाइन करेगा। क्लियर है? दैट इज 2j माइनस 3, ऐसी बोलते हैं। क्लियर है? अरे बात समझ में? बिल्कुल, तब हम इसको बोलते हैं परफेक्ट। मतलब m इक्वल टू 2j माइनस 3 की जब बात होगी तभी मैं बोलूंगा सर परफेक्ट। अदरवाइज m ग्रेटर देन 2j माइनस 3 की बात हो, चाहे m लेस देन 2j माइनस 3 की बात हो, तो वो परफेक्ट की बात नहीं होगी सर। इसलिए मैं इसको इम्परफेक्ट बोलता हूं, इम्परफेक्ट बोलता हूं। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो ग्रेटर देन की बात हो रही, लेस देन की बात हो रही है, राइट। तो ये एक्चुअली किस टाइप के ट्रस्ट को डिफाइन करता है, राइट। एक्चुअल में किस टाइप के ट्रस्ट को डिफाइन करता है? तो ये इन टाइप्स के ट्रस्ट को डिफाइन करता है। ये इम्परफेक्ट तो इस वजह से आया, ओनली एंड ओनली इस वजह से आया कि ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए इम्परफेक्ट। लेकिन एक्चुअल में तो इसको डिफाइन करता है। तो m लेस देन माइनस 2j, सॉरी, m लेस देन 2j माइनस 3, ऐसा तो बात हुआ ही नहीं है, मतलब डिफिशिएंट की बात नहीं करूंगा मैं। सबसे पहली बात
डिफिशिएंट की बात तो नहीं करूंगा, बिकॉज m ग्रेटर देन 2j-3 की बात हुई है, मेरे को m लेस देन 2j-3 की बात नहीं हुई है, ये बात हुई है, इसलिए मैं डिफिशिएंट ट्रस्ट की बात तो नहीं करूंगा ना ना। तो सर इम्परफेक्ट की भी तो बात नहीं करेंगे, सर मेरे को समझ में आ गया, यदि ऐसा है डियर तो बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट तो जस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये परफेक्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए एक्चुअली में डिफाइन करेगा उसको यदि हम बात करें तो किसको डिफाइन कर रहा है भैया, m ग्रेटर देन 2j-3, ये डिफाइन कर रहा है रिडंडेंट को। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा डियर, बताइए, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। समझ रहे हैं बात को, क्या बताइए, है ये क्वेश्चन मजेदार, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना क्या करते पता है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट भी बोल देते, वो दिखता कि यहाँ पे इक्वल टू की बात नहीं हुआ है तो परफेक्ट नहीं है, मतलब ये इम्परफेक्ट हड़बड़ी में, लेकिन वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा डियर, वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा। इम्परफेक्ट जो हम बोलते हैं ना, m ग्रेटर देन 2j-3, m लेस देन 2j-3, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जो बोलते हैं इसको इम्परफेक्ट, ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए। जब इसको डिफाइन करते हो, इस कंडीशन को जब डिफाइन करते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप इम्परफेक्ट बोलेंगे, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए m greater than 2j-3, that will be redundant trust, m less than 2j-3, that will be deficient trust। तो भैया हमको m greater than 2j-3 की बात हुआ था, इसीलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी में यदि परफेक्टनेस वाली बात करें तो इम्परफेक्ट बोलेंगे, इम्परफेक्ट की बात हम नहीं करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में, हम बात करेंगे क्या, रिडंडेंट, यस, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं आज के लिए, है ना, इतना ही मैं क्वेश्चन का सीरीज लेके आया था आपके लिए। आई होप आप सारे कंसेप्ट को कनेक्ट कर पाए होंगे, इंजॉय कर पा रहे होंगे भी डियर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट को, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। लेकिन आप बिल्कुल फीडबैक दिया करें यार, अपना फीलिंग शेयर किया करें, राइट। मैं कितना एफर्ट डालता हूं आपके लिए आप बिल्कुल फील कर पाते होंगे, राइट। तो एटलीस्ट कुछ तो लिखा करें, अपना फीलिंग शेयर करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा अच्छे लिखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो लगता है वो लिखिए, लेकिन कुछ तो अपना फीलिंग शेयर करो जब लेक्चर्स ओपन करते हो, लेक्चर्स देखते हो, राइट। क्लियर है? और मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि आप वीडियो लेक्चर को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में डियर। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, तो उनका हेल्प हो सके डियर, उन तक कंटेंट पहुंच सके, राइट, क्योंकि ये फ्री का कंटेंट है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा एज अ कोर्स आपको, है ना, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, जिसका पर्टिकुलर फी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्री का कोर्स है ये, है ना, समझ रहे हैं बात को। तो आप इंजॉय करिए, अपना खुद का हेल्प करिए और अपने फ्रेंड सर्कल का भी हेल्प करिएगा। ओके डियर, तो चलिए फिर जरूर फीडबैक दीजिए, वीडियो लेक्चर शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।